वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट सेशन में हमने अर्थक्वेक्स की बात की थी, पृथ्वी के आकस्मिक घटनाओं में, और आज हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वल्केनोस की बात कर लेते हैं, जो कि आकस्मिक घटनाओं में काफ़ी फेमस है। ज्वालामुखी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी की लेयर पे कुछ ऐसे छिद्र हैं, ऐसे होल्स हैं, जिनके माध्यम से पृथ्वी के अंदर का मैग्मा पृथ्वी के बाहर आता है। इस पिक्चर में आपको नजर भी आ रहा है एक वोल्केनिक इरप्शन। तो एक्चुअल में ज्वालामुखी क्या है? पूरा का पूरा एक ऐसा एक क्रिएचर ऐसा है जिसमें एक गोलाकार छिद्र के माध्यम से पृथ्वी के अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर आएगा। और वो मटेरियल सिर्फ लावा या मैग्मा नहीं होता, उस मटेरियल में गैसेस भी बाहर निकलती हैं, वाटर वेपर्स भी बाहर निकलते हैं। और लावा तो होता ही है, उसके साथ साथ पृथ्वी के अंदर की, क्योंकि उन रॉक्स को तोड़ते हुए वो बाहर आता है, इसलिए कुछ सॉलिड मटेरियल्स भी वोल्केनिक इरप्शन में बाहर निकलते हैं। तो जब भी आप इसको डिफाइन करोगे, आप इन तीनों के तीनों चीज़ों का जिक्र करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स का बाहर निकलना वोल्केनिक एक्टिविटी कहलाएगा। देखिए, जो ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ए वोल्केनो दिखाया गया है कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे उसका फॉर्म होगा। बिल्कुल पृथ्वी के इसमें आपको लेयर्स नजर आ रही होंगी। क्रस्ट की हमने बात की थी इंटीरियर ऑफ अर्थ में, उसी क्रस्ट से नीचे आपको लिथोस्फेयर नजर आ रहा है, और लिथोस्फेयर से जस्ट नीचे आपने देखा है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर को हम क्या बोलते हैं कि एक ऐसी लेयर है पृथ्वी की जो कि बिल्कुल विस्कस फॉर्म में है, और इसी एस्थेनोस्फेयर के ऊपर हमारा हार्ड जो पार्ट है पृथ्वी का वो। अभी हम आगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे जिक्र दोबारा आएगा। एस्थेनोस्फेयर लिक्विड फॉर्म में है, और इसी लिक्विड फॉर्म के ऊपर हार्ड लेयर है पृथ्वी की, जिसे हम लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर के जस्ट ऊपर हमारी क्रस्ट जो हमें नजर आती है। तो ये सभी की सभी जो क्रस्ट है वो एक टाइप से इस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रही है, एक टाइप से। ठीक है, तो इसी एस्थेनोस्फेयर से जो हमारा मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आएगा, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर, आपके बुक्स में नहीं है, इस डायग्राम को अगर आप बना देंगे तो बहुत अच्छा है। एस्थेनोस्फेयर से देखिए मैग्मा ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, और क्योंकि मैंने बताया कि जो लिथोस्फेयर है और जो क्रस्ट है वो कैसी है, हार्ड, तो इसलिए इस मैग्मा के का जो मार्ग रहेगा उसके बीच में जहां भी इसको हार्ड रॉक्स दिखेंगे उनको अपने साथ ही लेता हुआ बाहर की तरफ निकलेगा। और बिल्कुल क्रस्ट के ऊपर आपको एक हल्का सा ट्रायंगुलर शेप में जो नजर आ रहा है वो है आपका ज्वालामुखी। और इसी वल्केनो में एक वेंट वेंट जो होगा, वो छिद्र होगा, वो एक नलिका होगी जिसके द्वारा ये बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये उसका पूरा एक सी सेक्शन आपको नजर आ रहा है। ये एक्चुअल में एक क्रॉस सेक्शन है आपका वल्केनो का, जो आपको बनाना भी है। अगर आपका एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो जरूर आपको इस प्रकार के डायग्राम्स बनाने हैं। मैंने बताया ये है कि ज्योग्राफी के अंदर डायग्राम्स ही बोलते हैं, आप लिख बेशक कम दीजिए, लेकिन जितने आप डायग्राम्स बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको इसमें ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि एक मैग्मा चैम्बर है। वो मैग्मा चैम्बर कहाँ है? जमीन के अंदर। कहाँ पे? एस्थेनोस्फेयर में। इसी मैग्मा चैम्बर से राइज होके ऊपर की तरफ मैग्मा जाएगा। ऊपर की तरफ जिस नलिका से ये जा रहा है उसे हमने पाइप का नाम दिया है। फिर जिस छेद से ये बाहर निकला वो वेंट है। इसी छेद का थोड़ा सा जब आकार बढ़ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? क्रेटर। आपके बुक्स में है भी। और यही क्रेटर जब और अधिक बड़ा हो जाता है तो वो कोल्डेरा कहलाएगा। सेम ऐसा ही अपने चारों और जब ये लावा इकट्ठा करता जाएगा तो ये कैसी शेप ले लेगा? एक कोन की शेप ले लेगा, जिसे हम वल्केनिक कोन कहते हैं। ये इसी कोन का जब आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसे हम वल्केनिक माउंटेन कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो कोन होता है ये तो प्राइमरी कोन होगा, लेकिन जो ये आपकी मुख्य नलिका आपको नजर आ रही है वोल्केनो की, उसी नलिका के आसपास कुछ छोटी छोटी और भी नलिकाएं नजर आ रही, कुछ छोटी छोटी पाइप्स है ना, जिनसे इधर उधर भी लावा निकल रहा है। तो जो दोनों ओर लावा निकल रहा है उनसे भी कुछ शंकु, कुछ कॉन्स बनेंगे, जिसे हम सेकेंडरी कॉन्स कहेंगे। हिंदी में सेकेंडरी को आप बोलेंगे गौण शंकु। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर रहता है आपके वल्केनो का। जो भी आपको डायग्राम अच्छा लगे वो आप इजीली बना सकते हैं। क्रेटर और कोल्डेरा के बीच में मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, हालांकि आगे इसकी पिक्चर्स और आएंगे भी। क्रेटर मैंने बता दिया था कि जो वेंट है, जिस छेद से बाहर निकलता है लावा, उसके चारों ओर जो एक बाउल शेप का डिप्रेशन सा बन जाता है, एक जो एक तश्तरी नुमा एक आकृति जो बन जाती है,
वो क्रेटर कहलाएगा। और इसी क्रेटर का जब बहुत ज्यादा आकार बढ़ जाएगा, कोलैप्स हो जाएंगे जब क्रेटर, तो उसका आकार और अधिक बढ़ जाएगा, तो उसे हम कोल्डेरा कहते हैं। कोल्डेरा के अंदर कई बार पानी भी भर जाता है। मान लीजिए कोई वोल्केनो बहुत लंबे टाइम से इरप्ट नहीं हुआ, तो इसी कोल्डेरा के अंदर कई बार पानी भर जाता है बरसात की वजह से, तो फिर ये कोल्डेरा एक लेक का रूप भी धारण कर लेता है, जिसे हम कोल्डेरा लेक बोलते हैं। अभी आगे आएगा भी। देखिए ये कोल्डेरा है, ठीक है। और इसी कोल्डेरा के अंदर जब पानी भर गया, ये चारों ओर क्या है, ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी का मुख था, ठीक है। जो इसकी आकृति जो थी वो बढ़ती चली गई, एकदम से तो ऐसी आकृति नहीं बनी, काफी लंबे टाइम बाद बनेगी, और बाद में इसमें जल भर गया तो एक लेक का रूप उसने धारण कर लिया। हम बात कर लेते हैं कोजेज ऑफ वल्केनिक एरप्शन, ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से वल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि मैग्मा जो है वो जमीन के अंदर है। मैग्मा है तभी तो वो बाहर आते हैं, तो इस मैग्मा की उत्पत्ति क्यों हुई, सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि ये मैग्मा आखिर में बनता क्यों है। देखिए, आपने जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे ये जिक्र हमने किया था कि जब पृथ्वी बनी थी, तो पृथ्वी सूर्य का ही एक अंश हम मानते हैं, और क्योंकि सूर्य के अंदर इतनी अधिक ऊष्मा थी, तो वही ऊष्मा ऑब्वियसली पृथ्वी में भी है। बहुत धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, तो जो उसके बाहर का जो पूरा क्रस्ट है वो तो हार्ड हो गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर एक प्रीमोर्डियल हीट है, उसकी आद्य ऊष्मा आज भी उसके अंदर है। तो वो जो हीट है उसकी वजह से पृथ्वी के अंदर ये मैग्मा आज भी विद्यमान है। उसके अलावा और क्या है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं जो अपने आप विखंडित होते रहते हैं, और जैसे जैसे वो विखंडित होंगे तो वो अपने अंदर से हीट को रिलीज करेंगे। जितनी वो हीट रिलीज करेंगे उतने ही उनके आसपास के जो मटेरियल्स होंगे वो मोल्टन स्टेज में आ जाएंगे, वो पिघल जाएंगे। उसके अलावा और आप क्या बता सकती हो, आप बता सकती हो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, जिसे हम भूप्लेट विवर्तनिकी के नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि एस्थेनोस्फेयर एक लेयर है, जो आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रही है। एस्थेनोस्फेयर को हमने ऑरेंज कलर में, जो ये पूरा का पूरा मैग्मा चैम्बर है ना, इसी मैग्मा चैम्बर के जस्ट ऊपर क्या नजर आ रही है आपको, लिथोस्फेयर, जो कि एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रही है। लिथोस्फेयर कैसी है, ये हार्ड है। इसी लिथोस्फेयर को हमने बहुत सारे पार्ट्स में पढ़ा है, ठीक है। ये लिथोस्फेयर पूरी बिल्कुल एक निरंतर श्रृंखला के रूप में नहीं है, ये लिथोस्फेयर बहुत सारी प्लेट्स में बटी हुई है, ठीक है। वो प्लेट्स जो हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी हैं, और वो प्लेट्स ओशनिक प्लेट्स भी हैं। तो ये आपस में मूव करती रहती हैं इस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, क्योंकि ये तैर रही हैं, तो कभी तो ये अपने एक दूसरे के नजदीक आएंगे, कभी एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो इन्हीं वजह से ये देखिए भूकंप का भी कारण है, भूकंप के कारणों में हमने इसका जिक्र किया था, और इन्हीं वजह से ज्वालामुखी भी आते हैं। जहां ये एक दूसरे के नजदीक आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो पृथ्वी के अंदर का जो लावा है वो बाहर आ जाएगा। इसके बारे में डिटेल में आगे लेसन आपका आएगा। तो फिलहाल आपको ये बता देना है कि भू प्लेटों की वजह से जो है ज्वालामुखी आते हैं। उसके अलावा ये बहुत बड़ा रीजन है भूकंप, ठीक है। भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो दोनों एक दूसरे के कारण भी हैं और परिणाम भी है। भूकंप की वजह से ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी की वजह से भूकंप भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भूकंप की, जिसमें कि आपको एक एपिसेंटर और एक फोकस नजर आ रहा है ना, मैंने बताया था इसके बारे में भूकंप जब हमने रीड किया था, कि जो फोकस होता है वो जमीन के अंदर का वह स्थान जहां से भूकंप ओरिजिनेट हुआ है, और एपिसेंटर वो स्थान होगा जहां पर एक्चुअल में इसकी तरंगे सबसे पहले पहुंचेंगी। तो जैसे ही भूकंप आएगा तो उससे क्या होगा, जो प्रेशर है वो सारा का सारा फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पृथ्वी की निचली परतों पर उनकी ऊपरी परतों का दबाव कम होगा, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो उच्च तापमान के ऊपर पिघलकर सारी की सारी चट्टानें किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, मैग्मा में। और ये मैग्मा फिर जहां भी उसको कोई दुर्बल भूभाग नजर आएगा, कोई भी वीक पॉइंट अगर नजर आएगा, तो उस वीक पॉइंट से एकदम से मैग्मा बाहर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा डायग्राम है बच्चों, इसको बनाइएगा। और आप बता सकते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई दुर्बल भूभाग है, जो कि मैंने आपको भूकंप में बता ही दिया, तो अगेन आप वहां पे इसको एक अलग से हेडिंग बना के भी बता सकते हैं कि कोई भी अगर वीक आपका पॉइंट है, कोई दुर्बल भूभाग है, तो वहां से
बहुत इजीली रास्ता मिल जाता है मैग्मा को। हर जगह से तो देखिए मैग्मा नहीं निकल पाता। जहां भी इसको कोई वीकनेस नजर आएगी अर्थ की क्रस्ट में, तो वहां पे हल्के हल्के क्रैक पड़ जाएंगे और एकदम से उन क्रैक्स को तोड़ता हुआ मैग्मा बाहर आ जाएगा। तो इसको अलग से हेडिंग में आप दिखा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मटेरियल्स इजेक्टेड फ्रॉम वोल्केनोज की। कि मैंने आपको इसकी परिभाषा में ही बता दिया था कि ठोस, तरल, गैस, तीनों प्रकार की चीजें जो हैं मैग्मा अपने साथ लेके आता है। मैग्मा तो अपने आप में लिक्विड ही हो गया, लेकिन उसके साथ गैसियस फॉर्म्स में भी चीजें निकलती हैं और सॉलिड्स तो निकलते ही हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ गैसेस की। जो गैसेस हैं उसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है, इस चीज को ध्यान से आप याद कीजिएगा, वो होता है वाटर वेपर्स का। ठीक है, जिसे हम स्टीम भी बोल सकते हैं। तो ये जब गैसेस बाहर निकलेंगी तो लगभग जो आपका 80 से 90% जो उसमें रहती है वो स्टीम होती है। स्टीम को हम वाटर वेपर ही बोलेंगे। और उसके अलावा जो गैसेस आती हैं वो आपको नजर आ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारी की सारी इनको आप जरूर सीक्वेंस में याद रखिएगा। वाटर वेपर या इसको स्टीम भी बोल सकते हैं, ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक 80 से 90% मात्रा इसी की होती है गैसेस में। फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे लिक्विड्स की, तरल पदार्थों की। तरल पदार्थों में तो देखिए फिर मैग्मा तो है ही। ठीक है, मैग्मा तो सबसे बड़ा कंपोनेंट है किसी भी वल्केनो का, जो कि बिल्कुल दहकता हुआ बाहर निकलेगा। और एकदम से जब ये फ्रेश लावा निकलता है बाहर, तो इसका कम से कम 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर उस वक्त होता है। फिर उसके बाद तो धीरे धीरे, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा, तो फिर इसका टेम्परेचर कुछ डाउन होता हुआ चला जाता है। और इसके साथ कई बार मैग्मा के साथ पृथ्वी के अंदर का हॉट वाटर भी कई बार बाहर निकलता है, जिसको हम गीजर्स या हॉट स्प्रिंग्स भी बोलते हैं। गर्म पानी के चश्मों की आपके बारे में आपने सुना होगा, सोहना में है। मणिकर्णिका एक स्थान है यहाँ पर अपना हिमाचल में, वहां भी ये एक गर्म पानी का झरना है। तो वल्केनिक इरप्शन के साथ कई बार ये भी बाहर आते हैं। इसी, क्योंकि मैं लावा की बात कर रही हूँ, तो लावा में ही दो पॉइंट आप और देख लीजिएगा, एसिडिक लावा और बेसिक लावा। एसिडिक और बेसिक में सिर्फ सिंपली ये डिफरेंस है कि सिलिका की मात्रा कितनी है। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो वो एसिडिक कहलाएगा, अगर सिलिका की मात्रा कम है तो वो बेसिक लावा कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? जितना अधिक सिलिका होगा उतना अधिक जो लावा होगा वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, और गाढ़ा होगा तो क्या होगा, वो कम गति से बहेगा। ये तो आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकती हो ना। एक तो आप पानी को बहा के देखो, और एक आप जो है हनी ले लीजिए, शहद, उसको बहा के देखिए। जो गाढ़ा पदार्थ होगा वो कम तैरेगा, कम स्पीड से आगे बढ़ेगा, लेकिन जो जितना लिक्विड होगा वो उतनी तेज गति से बहेगा। एसिड में सिलिका ज्यादा, इसलिए वो चिपचिपा रहेगा। ठीक है, एक्सप्लोसिव काफी होते हैं ये, लेकिन इनकी जो बहने की गति है वो कम होती है और एकदम से वातावरण के संपर्क में आके बहुत जल्दी जम जाती है। लेकिन बेसिक लावा इसके बिल्कुल अपोजिट रहेगा। इन दोनों के देखिए आपको नजर भी आ रहे होंगे, ये आपका एसिडिक लावा है एंड दिस इज बेसिक कून। दोनों में देखिए डिफरेंस देखिए, जो इसमें कौन बना है वो कितना एकदम से, क्योंकि लावा बहुत दूर तक बह नहीं पाया तो वो आसपास चिपक के उसने एक लंबी आकृति धारण कर ली, जो सबसे पहले इसमें आपको डायग्राम दिख रहा है। और जो दूसरा बेसिक का देखा तो उसमें लावा बहकर बहुत दूर तक गया है ना। तो इस प्रकार से आप इसमें डिफरेंस दिखा सकते हैं। और तीसरा हम बात कर लेते हैं हमारे पायरोक्लास्टिक मटेरियल की। ये वर्ड आई थिंक आपके बुक्स में नहीं होगा। देखिए, पायरोक्लास्टिक मटेरियल का मतलब होता है वो सभी हार्ड मटेरियल जो पृथ्वी में से लावा के साथ बाहर निकलते हैं। हार्ड मटेरियल्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, सॉलिड की हम अपना लिक्विड और गैसियस की बात हमने कर ली, सॉलिड मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं। वोल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं, ये जस्ट आपको याद रखने हैं बच्चों। ठीक है, वोल्केनिक बॉम्ब्स आपको नजर आ रहे हैं। नंबर 2 पे लेपिली है। लेपिली जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, वोल्केनिक एशेस, क्या ऐश क्या होता है हिंदी में? राख। ठीक है, राख जो होगी। और उसके अलावा वोल्केनिक ब्लॉक्स के बहुत बड़े बड़े चट्टानों के बहुत बड़े बड़े टुकड़े अगर बाहर निकले आपको नजर भी आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ और हैं आपके सिलेबस में। सबसे पहले है स्कोरिया। स्कोरिया क्या रहता है? ये कुछ मटर के प्रकार के नुकीले पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसमें एक कुछ इनके जो एजेस होते हैं वो काफी शार्प रहते हैं। उसके अलावा ब्रेसिया। ब्रेसिया क्या होता है? छोटे छोटे ऐसे शिलाखंड होते हैं ये, जो लावा के साथ चिपक के बड़ा रूप धारण कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ शिला पदार्थ थे और लावा के साथ ये चिपक गए हैं फिर। उसके अलावा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यूमिक। प्यूमिक क्या होता है? ये
स्पंज की तरह हल्के पदार्थ होते हैं क्योंकि इनके बीच में छेद रहते हैं। तो अगर आप इसको पानी में डालोगे तो डूबेंगे नहीं, काफी हल्के पदार्थ होते हैं, स्पंज की तरह बिहेव करते हैं। और सॉलिड मटेरियल्स में लास्ट है आपका टफ। टफ का मतलब होता है बहुत ही हल्के हल्के से कुछ ऐसे टुकड़े जो राख के साथ मिक्स हो जाते हैं। वोल्केनिक एशेस की हमने बात की थी ना, उसके साथ ये मिक्स हो जाते हैं। इनको आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस लेसन में, बड़ा क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, टाइप्स ऑफ वोल्केनोस, ज्वालामुखी के प्रकार। प्रकार अलग अलग हैं, सिर्फ एक ही प्रकार की वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती, उसमें कितना लावा बाहर निकला है, किस प्रकार से निकला है, कितना उसने डिस्ट्रक्शन किया है, उसके आधार पे हमने उसको कैटेगरीज में रखा है। सबसे पहले देखिए, अगर हम उद्गार के आधार की कैसा इरप्शन हुआ है उसके आधार पर दो हैं, सेंट्रल या फिसर। सेंट्रल का मतलब है कि जिसमें एक जो है एक नलिका के माध्यम से जो है वो लावा बाहर निकलेगा। अब इसी सेंट्रल को भी हमने फर्दर 5 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहला है आपका हवाईयन इरप्शन, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी ऐसे होंगे सेंटर से तो निकलेंगे क्योंकि हम सेंटर के ही प्रकार पढ़ रहे हैं ना, सेंटर से लावा बाहर निकलेगा, लेकिन जो ये इरप्शन होगा वो बिल्कुल शांत तरीके से होता है, बड़ा जेंटल फ्लो होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा, आराम से लावा बाहर निकलेगा और चारों ओर फैल जाएगा। ठीक है। हवाई आइलैंड जो है उसका मोना लोआ, जो कि विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक माना गया है, मोना लोआ, वो इसी का एग्जाम्पल है। हर एक कैटेगरी में आपको एग्जाम्पल जरूर बताने हैं। नंबर 2 पे आ जाता है स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन। स्ट्रोम्बोली जो है वो भूमध्य सागर के अंदर एक आइलैंड है, सिसिली आइलैंड, वहां पर स्ट्रोम्बोली नाम का ज्वालामुखी है और उसी के नाम पे इस पूरे के पूरे फिनोमेना का नाम पड़ा स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन। इसमें क्या होता है कि हवाईयन की तुलना में ये थोड़ा सा तेज होगा। जैसे जैसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वैसे वैसे इरप्शन और डिस्ट्रक्शन तेज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इरप्शन होगा। लावा जो निकलता है उससे इसमें जो होता है वो बेसिक होता है, और बेसिक लावा तो मैंने बताया था कि वो उसमें सिलिका का अंश कम होता है, तो इसलिए वो बहुत दूर तक फैलेगा। और बहुत सारे इसके अंदर विखंडित पदार्थ भी निकलते हैं जो कि हमने जिनकी बात भी की थी अभी, क्यूमिक की, स्कोरिया की, ठीक है, वो सारे इनसे बाहर निकले। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, स्ट्रोम्बोली अपने आप में एग्जाम्पल है। इससे नेक्स्ट जो आता है वो होता है आपका वल्केनियन इरप्शन, वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है वो है आपके भूमध्य सागर के लिपारी आइलैंड पे भी ऐसे आपको मिलेंगे वल्केनोस। इसमें क्या होगा कि ये पहले वाले के मुकाबले थोड़ा सा और भयंकर हो जाएगा। जब भी ये इरप्ट होता है तो जो इसकी पाइप होती है वल्केनो की, उस पाइप के अंदर बहुत सारे मटेरियल जो है वो जमा हो जाते हैं। उसके बाद जब अगेन अगली बार ज्वालामुखी आएगा तो उन सभी मटेरियल को तोड़ता हुआ बहुत तेजी से इसमें से इरप्शन होगा। तो इसलिए ऊपर बहुत सारी गैसेस भी नजर आएंगी, तो पूरा क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए आपको ऊपर क्लाउड से नजर आ रहे होंगे, और ये क्लाउड कैसे नजर आते हैं, कोलीफ्लावर की तरह, गोभी के फूल की तरह। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि गोभी के फूल के प्रकार के बादल किस प्रकार के वल्केनो में इरप्शन में नजर आते हैं, तो वो होगा आपका वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, उसमें इस प्रकार का इरप्शन होगा। और ऑब्वियसली पहले दो के प्रकार से ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी करेगा। फिर थर्ड जो आपका आ जाता है, देखिए आपकी बुक्स में तो इसका नाम दिया हुआ है विसुवियस तुल्य, लेकिन इसी विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी का जो नामकरण किया था वो किया था प्लिनी। प्लिनी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में पता लगाया था, इसीलिए इसे हम प्लिनियन इरप्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप इसमें नाम बता सकते हैं। विसुवियस जो नाम क्यों इसका पड़ा, दूसरा नाम इसका विसुवियस कहाँ से पड़ा है, क्योंकि इटली के अंदर विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो इसी का एग्जाम्पल है, तो इसलिए इसको विसुवियस भी बोल सकते हैं आप, इसको प्लिनियन भी बोल सकते हैं। इसमें अगेन पहले वाले से अधिक डिस्ट्रक्शन करेगा, पदार्थ जो इसके द्वारा निकलेंगे वो बहुत अधिक हाइट तक चले जाएंगे। ठीक है, और सबसे अधिक जो डिस्ट्रक्शन करेगा वो आपका आ जाएगा लास्ट पेलिनियन। नजर ही आ रहा है, सबसे भयंकर, सबसे विस्फोटक, सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी यही होगा। जो इसमें लावा निकलेगा सबसे अधिक चिपचिपा होगा, और जब भी लावा निकलेगा तो लावा की बहुत हार्ड लेयर जम जाती है, तो जब नेक्स्ट टाइम दोबारा लावा बाहर निकल रहा होता है तो भयंकर विस्फोट के साथ एकदम से लावा बाहर आता है। और इसमें क्या होता है कि बिल्कुल जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है ना, देखिए आपको नजर भी आ रही होगी,
ये जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है ये अत्यधिक दूर से भी नजर आएगी। देखिए ज्वालामुखी तो बहुत छोटा पड़ गया इसके आगे, बहुत ही अ, काफी लंबे एरिया तक जो थे इसके द्वारा निकले गए जो आपके क्लाउड्स है वो नजर आते हैं। और इसका नाम ये क्यों पड़ा है, क्योंकि जो हवाई द्वीप के जो व्यक्ति हैं, मैंने हवाई द्वीप के बारे में आपको बताया था, वो इस हवाई द्वीप में रहने वाले जो भी लोकल लोग हैं वो इसे अग्नि की देवी मानते हैं। वो ये मानती है कि जब भी ज्वालामुखी इस प्रकार से फटता है तो अग्नि की जो देवी है वो अपने स्वरूप दिखा रही होती है, तो उसको वो अपनी भाषा में पले बोलते हैं। तो उसी पले के नाम पे इसका नाम पड़ गया पलेनिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्राकाटोवा है। उसके बाद ये पांचों के पांचों प्रकार थे हमारे सेंट्रल इरप्शन के। इसमें आपको नजर भी आ रहा है ना, देखिए हवाइयन, स्ट्रोम्बोलियन, वल्केनियन, ठीक है, और फिर आपका पहले पिलियन आ जाएगा और लास्ट में आपका आ जाएगा पेलियन। इसी में जो सबसे पहले तो कोल्डेरा वल्केनो जो मैंने बता ही दिया था आपको, जिसके अंदर जो था वो वाटर भर जाता है। उसके बाद आपको फिसर वेंट नजर आ रहा होगा जो कि आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है, फिसर इरप्शन। फिसर इरप्शन का मतलब होता है कि जब लावा एक सेंटर से ना निकल के बहुत सारे सेंटर से निकलेगा, उसका कोई एक सेंटर नहीं होता, बहुत सारी दरारों में से बाहर निकलेगा। और क्योंकि बहुत सारी दरारों में से बाहर निकलेगा तो ये हल्का हल्का बाहर निकल के चारों ओर फैल जाएगा। इसमें कोई भीषणता नहीं होती, ज्यादा गैसेस बाहर नहीं निकलती, ना ही ज्यादा सॉलिड मटेरियल बाहर निकलता। तो सॉलिड मटेरियल तभी निकलेगा जब एकदम से एक सेंटर से बहुत अधिक विस्फोट होकर लावा बाहर निकले। इसमें विस्फोट तो हो नहीं रहा, इसमें नॉर्मली बहुत सारी लंबी लंबी क्रैक्स में से हल्का हल्का लावा बाहर निकल के चारों ओर फैलता चला जाता है। तो इसका एक दूसरा इसका एग्जाम्पल में आप क्या बताओगे कि इसमें वल्केनो की आकृति भी फॉर्म नहीं होती। जो एक्चुअली वल्केनो का जो एक कोन बनता है वो कोन इसमें नहीं बनेगा। इसमें सिर्फ एक पूरा का पूरा रीजन के अंदर लावा जम के जो है वो जम जाएगा, तो पूरा का पूरा उसको भूमि को एक मोटी लेयर में उसको ढक लेगा। ठीक है, तो इससे जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, पठार बनेंगे। क्योंकि देखिए लावा निकला है, जमा है, तो आसपास के क्षेत्र से तो थोड़ा सा ऊंचा उठेगा, लेकिन वो फॉर्म किसकी ले लेगा, एक टाइप से मैदानी प्रकार की। ठीक है, तो आप उसको इसका एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा भी था ना, भारत के आपने फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़े थे, तो उसमें मैंने बताया भी था कि जो हमारा पठारी हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, वो सारा का सारा लावा के जमने से ही बना है। तो लावा जमेगा तो इसलिए आसपास के मैदानी हिस्से से तो वो ऊपर उठ गया, लेकिन वो पर्वत भी नहीं बन पाया। तो पर्वत और मैदानों के बीच में जो हिस्सा बच जाता वो है हमारा पठारी हिस्सा। चलिए अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं उद्गार की अवधि के अनुसार इसका वर्गीकरण, कि कितनी बार इरप्शन होता है। कुछ ज्वालामुखियों में तो मान लीजिए कि वो तो हमेशा सक्रिय ही रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी ही विस्फोटित होंगे, कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जिनमें बहुत लंबे टाइम से कोई इरप्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो उसी के आधार पे तीन कैटेगरीज हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव का मतलब सक्रिय, जिसमें लगातार विस्फोट होता ही रहता है, उसका मैग्मा चैम्बर काफी एक्टिव है, आप दिखाइएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके बुक्स में आपको याद रखने हैं। जैसे कि एक्टिव का सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वो है आपका लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी जिसको बोलते हैं, वो है आपका स्ट्रोम्बोली, जो कि एक प्रकार का, जो कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है वो भूमध्य सागर में हर एक 15 मिनट के बाद इसके अंदर विस्फोट होता है, हर 15 मिनट के बाद इसमें से लावा निकलता है। और उस लावा के निकलने की वजह से क्या होता है, भूमध्य सागर में रोशनी रहती है, इसीलिए स्ट्रोम्बोली को हम लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्थान। नंबर 2 पे आ जाते हैं आपके डोरमेंट वल्केनो। इसका मतलब है कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें पिछले कुछ सालों में विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन कभी भी उसके अंदर विस्फोट हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है विसुवियस, इटली का। और नंबर 3 पे आपके आ जाते हैं एक्सटिंक्ट वल्केनो, विलुप्त या मृत ज्वालामुखी, जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई विस्फोट नहीं हुआ और बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि इनमें विस्फोट नहीं होता तो इनके ऊपर फिर ये मिट्टी या जल से ढक भी जाते हैं, इनके ऊपर पेड़ पौधे भी उगाते हैं। एग्जाम्पल इसमें कई हैं, जैसे कि ईरान का कोह सुल्तान है, म्यांमार का पोपा है, ये आपको याद रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लंबे टाइम तक वल्केनो अगर इरप्ट नहीं हुआ तो हमने उसको इनएक्टिव मान लिया, लेकिन एकदम से फिर वो एक्टिव भी हो जाता है। तो आप इनको इन कैटेगरीज के अंदर पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वल्केनिक लैंडफॉर्म्स की, कि वल्केनो से कौन कौन से आकृतियां बनती हैं।
ठीक है। सबसे पहले ब्लास्ट आंसर जो है आपका इजी है बहुत, सिंडर या ऐश कोन, सिंडर या राख शंकु। ठीक है, ये कैसे बनेंगे? मोस्टली ये बनते हैं विस्फोटीय ज्वालामुखियों से, जिसमें कि धूल, राख या जो लावा के साथ छोटे छोटे जो ठोस पदार्थ हैं वो चारों ओर जम जाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि जो सिंडर कॉन वल्केनोज होते हैं इसके जमाव में लावा का योगदान ज्यादा नहीं होता। इसके अंदर जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं छोटे छोटे, वो चारों ओर जम के कोन का रूप धारण कर लेते हैं। सिंडर कॉन वल्केनो उन्हें बोलेंगे। ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। एसिड और नेक्स्ट है आपका बेसिक। बताया था एसिड में आसपास जम जाएगा लावा, और बेसिक में वो क्योंकि सिलिका कम होती है तो वो पतला होगा, पतला होकर वो दूर तक बह जाता है। फिर आ जाता है कंपोजिट कोन। कंपोजिट कोन का मतलब होता है जब बहुत सारी लेयर्स आपको किसी वल्केनो में नजर आए। ठीक है, इसीलिए इसे हम परतदार शंकु भी बोलते हैं। मिश्रित शंकु, कंपोजिट या परतदार शंकु। इसमें क्या हो जाता है कि मान लीजिए तरल लावा जम गया, तरल लावा के ऊपर फिर राख जम गई, फिर कोई और लेयर जम गई, तो बहुत सारी जब उसके अंदर आपको लेयर्स दिखेंगी तो उसे हम मिश्रित शंकु ज्वालामुखी बोल देंगे। और इन्हीं के साइड में क्या बन जाते हैं? पैरासाइट कोन्स, सेकेंडरी कोन्स भी बोल देते हैं। ठीक है ना, मेन वेंट से लावा निकला, मेन वेंट के अलावा आपको साइड से भी लावा निकलता हुआ नजर आता है, जिसको आप देखिए डोम के नाम से आप देख सकते हैं। तो इसे हम पैरासाइट कोन्स भी बोल देते हैं। उसके बाद आप क्या आ जाता है, देखिए नेस्टेड कोन्स। नेस्टेड कोन यानी कि घोंसलादार शंकु, कि एक ही शंकु में विभिन्न शंकु नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, बिल्कुल आउटर एक है, उसके बाद फिर एक और है, उसके अंदर फिर एक और, उसके अंदर एक और है। यानी कि एक ही शंकु में बहुत सारे शंकु अगर बन जाते हैं तो उसे हम नेस्टेड कोन या कोन इन कोन भी कहते हैं। जो इटली का विसुवियस है वो इसी शेप का है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर हम बात करेंगे वल्केनिक प्लग की। ठीक है, हमने वेंट की बात की थी ना, वल्केनिक नेक भी बोला था हमने उसको, जिसके अंदर से जो है लावा निकल के बाहर आता है। अब क्या होता है कि जिस पाइप से लावा बाहर आता है, लावा अपने साथ हार्ड मटेरियल भी लेके आता है ना, तो मान लीजिए वो उसके अंदर जम गए। ठीक है, उसके अंदर अगर वो जम गए हैं तो बहुत लंबे टाइम तक अगर आसपास का जितना भी जो कॉन फॉर्म हुआ था उसका तो हो गया अपरदन। ठीक है, मान लीजिए वल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है काफी लंबे टाइम से, तो जो भी लावा आसपास जमा था उसका तो इरप्शन हो गया, लेकिन जो उसकी पाइप थी वो अपने हार्ड मटेरियल के साथ एज इट इज बनी रह गई। उसका अपरदन आसपास के क्षेत्र के मुकाबले काफी कम हुआ, तो उसे हम बोलते हैं वल्केनिक प्लग। वल्केनिक नेक भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अमेरिका में डबल टावर है, डबल टावर बोला जाता है उसको। उसके बाद अगेन वल्केनिक माउंटेन, अगर वल्केनो की आकृति काफी बढ़ गई है या किसी पर्वत के अंदर वल्केनिक इरप्शन है तो वल्केनिक माउंटेन कहलाएगा। उनकी जब भी ज्वालामुखी अपना आकार बहुत अधिक बड़ा कर ले। इसका बेस्ट एग्जांपल है जापान का फ्यूजियामा। जापान एक ऐसी कंट्री जिसमें काफी सारे वल्केनिक इरप्शन होते हैं, भूकंप भी काफी आते हैं इसमें। कोल्डेरा की तो मैंने बात कर ही दी थी। कोल्डेरा मैंने बताया ही था कि जो क्रेटर होता है आसपास का क्षेत्र, अगर विस्फोट की वजह से उसकी संरचना जब कमजोर बढ़ जाए तो जो अपने आसपास का मटेरियल है वो टूट के नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए ज्वालामुखी का जो पूरा जो वेंट था उसकी आकृति बड़ी हो जाती है। ठीक है, आकृति बड़ी हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? कोल्डेरा। जापान का आसो कोल्डेरा काफी फेमस है। 112 किलोमीटर का घेरा है उसका आसपास का, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी के साथ फिर आपका जुड़ा हुआ है कोल्डेरा लेक या क्रेटर लेक, हम इसको बोल सकते हैं, जब इसी के अंदर पानी जमा हो जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी शांत होगा सबसे पहले। एक्टिव ज्वालामुखी में कभी नहीं बनेगी चीज, ऐसे ही ज्वालामुखी में बनेगी जो अब एक्टिव नहीं है, तो वर्षा का जल भर जाएगा उसमें। इसके एग्जाम्पल है अमेरिका की ओरेगोन झील है, सुमात्रा की टोबा लेक काफी फेमस है, और इंडिया का मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज, ये इंडिया में आपका महाराष्ट्र की लोनार झील। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये आप इजी है काफी, वल्केनोज एंड ह्यूमंस, उसके क्या एडवांटेज है, उसके क्या डिसएडवांटेज है, कुछ ना कुछ तो देखिए उससे फायदे भी हैं। ठीक है, एनर्जी हमें इससे मिल जाती है क्योंकि जो हीट है उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ज्वालामुखी मिट्टी बनती है इससे, क्योंकि जो लावा है उस लावा का जब अपरदन होगा तो उससे क्या बनती है? ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल का आपको पता है ना, कॉटन के लिए काफी अच्छी मानी गई है।
बहुत सारे भूआकार बनते जो कि हमने पीछे पढ़ भी लिए, बहुत सारे खनिज जो है वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि लावा जमीन से बाहर निकलेगा तो अपने साथ जो था वो बहुत बहुमूल्य खनिज लेके आता है, जैसे कि लोहे की खानें मिलती हैं इनके आसपास, ठीक है। और बहुत सारे सल्फर वगैरह कुछ ऐसी चीजें हैं जो इग्नियस रॉक्स में आपको मिलेंगी। उसके अलावा मैंने बताया है कि ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही आपको क्या मिलेंगे, गैसेस, और जो गीजर्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, वो इनके आसपास ही आपको मिलेंगे। देखिए, जो ज्वालामुखी क्षेत्रों से जब ये हीट बाहर निकलती है ना, तो उस हीट को हम संचित करके उसके द्वारा जियोथर्मल एनर्जी भी बनाते हैं, जो कि इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा है ना, रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये काफी इसका चलन है आजकल। उसके अलावा क्योंकि ज्वालामुखी के जमने से क्या बनती है, इग्नियस रॉक्स, और इग्नियस रॉक्स क्या होती है, आग्नेय चट्टानें, जिनमें से फिर ग्रेनाइट और बेसाल्ट का हम भवन निर्माण में इस्तेमाल करते हैं। सेम फिर जो क्रेटर लेक्स बनी है उनका हम सिंचाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके फायदे हैं। फिर नुकसान तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है, विस्फोट अगर होंगे तो विनाशकारी तो होंगे ही, जहां जहां लावा बहेगा तो वहां जनधन का विनाश होगा, ठीक है। और उसके अलावा जो ज्वालामुखी इरप्ट जब होगा तो जो गैसेस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो काफी पॉइजनस होती है ना, तो वो हेल्थ के लिए काफी हजार्डस रहेंगी। तो ये सारे इसके लाभ और हानि हैं। लास्ट जो हमारा इस लेसन में आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस, ठीक है। ऑलमोस्ट भूकंप और जो ज्वालामुखी का वितरण है वो काफी सिमिलैरिटी आपको उसके अंदर मिलेंगी। सबसे अधिक जो ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं वो आते हैं रिंग ऑफ फायर में। मैंने ये डायग्राम आपको लास्ट उसमें भी दिखाया था जब मैंने भूकंपों के वितरण की बात की थी। प्रशांत महासागरीय परिमेखला, प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है। जापान भी फिर यहीं आ जाता है ना। एक तरफ देखिए एशिया है, एशिया के नीचे फिर सारे के सारे उसके जो है आइलैंड कंट्रीज आगे, नीचे ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है। फिर दूसरी ओर क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और इनके बीचों बीच में पूरा का पूरा हमारा प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पे लगभग 400 से भी ऊपर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो कि विश्व के लगभग 88%, ठीक है। तो ये आपको जरूर बताना है। और बीच बीच में फिर जो भी ज्वालामुखी इनमें आ जाएंगे उनके आप नाम भी बताइएगा, जैसे कि जापान का फ्यूजियामा इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। मध्य अमेरिका का चिम्बोराजो जो काफी फेमस है वो इसमें आ जाएगा। तो ये कुछ आपको नाम जरूर मेंशन करने हैं। उसी के अलावा इसी के अंदर पिछले में मैं दिखा देती हूँ, इसी में फिर आपकी आ जाएगी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जो कि महाद्वीप, बहुत सारे महाद्वीपों के बीच से गुजरती है। कहाँ से प्रारंभ होती है, वो यूरोप में, ठीक है। यूरोप से प्रारंभ होकर फिर वो जाती है हिमालय तक, यानी कि यूरोप से जाके फिर वो कहाँ एंट्री कर जाएगी, एशिया में। एशिया में ही फिर हमारा भारत है, तो हिमालय तक उसका जो है वो उसका फैलाव है, ठीक है। तो इसमें फिर जो है स्ट्रोम्बोली आ जाएगा, इटली का वेसुवियस आ जाएगा, ईरान बीच में आ जाता है तो ईरान का कोह सुल्तान आ जाएगा इसमें। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। उसके अलावा जो तीसरी बेल्ट है वो है अंध महासागर, अटलांटिक ओशन की। जो अटलांटिक ओशन कहाँ है, एक और आपका है अपना उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और एक और है यूरोप और अफ्रीका। इसके बीच का जो महासागर है ये है आपका अटलांटिक ओशन। तो ये आपकी तीसरी बेल्ट है। दो हमने पढ़ ली, सबसे पहली थी प्रशांत महासागर वाली, नंबर 2 थी यूरोप से लेके जो एशिया तक गई है जिसको हमने मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बोला। जो नंबर 3 है वो है आपकी अटलांटिक ओशन की बेल्ट। इसमें भी फिर जैसे कि सेंट हेलेना है, इस टाइप के इसमें कुछ फेमस मिलते हैं ज्वालामुखी, ठीक है। ये तीन ही फेमस है। उसके बाद कुछ स्कैटर्ड एरियाज हैं जो आप इसमें बता सकते हैं। भारत की मैं जरूर बात करना चाहूंगी। भारत में मैंने बता ही दिया, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी के द्वारा निकले लावा के जमने से ही हुआ है, डक्कन ट्रैप जिसको हम बोलते हैं। तो अगर भारत में आप वितरण बताओ तो पहले तो इसको बताइएगा, उसके बाद आप बात कीजिएगा। भारत के दो आइलैंड हैं, बैरन और नारकोंडम, कहाँ पे हैंगे, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। पता होगा आपको, भारत के एक और लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरी ओर है अंडमान निकोबार। इन्हीं अंडमान निकोबार के अंदर दो ज्वालामुखी हैं, बैरन और नारकोंडम। जो बैरन है वो एक्टिव है, और जो नारकोंडम है उसको हम विलुप्त मानते हैं, उसमें काफी लंबे टाइम से इरप्शन नहीं हुआ। लेकिन जो बैरन है वो उसमें इरप्शन हो जाता है कई बार। बैरन को आप याद जरूर रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, दैट इज बैरन। जो नारकोंडम है वो विलुप्त है,
यहाँ पे आपका लेसन फिनिश होता है।